नमस्कार बच्चों, शुरू करते हैं ये तीसरा प्रश्न जिसमें हमें समीकरण पहले बनाना है और उसका फिर अपने हल ज्ञात करना है। तो देखो हमें तीसरे प्रश्न में क्या कहा है, गौर से पढ़ते हैं पहले। तो तीसरे प्रश्न में आपको यहाँ कहा है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, दो क्रमागत जो हम ऐसे विषम धनात्मक पूर्णांक मानते हैं। तो माना एक विषम धनात्मक पूर्णांक आपके पास क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं x है। तो एक विषम धनात्मक पूर्णांक को हमने x मान लिया। अब हम जानते हैं कि विषम जो संख्याएं होती है उनमें दो दो का अंतर होता है। तो इसका क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक वो क्या होगा, इसमें दो जोड़ देते हैं तो वो होगा आपके पास x प्लस 2। देखो प्रश्नानुसार आपको क्या कहा है कि इनके वर्गों का योग 290 है। तो बच्चों आप क्या करें, यहाँ पर लिखें प्रश्नानुसार और फिर जो आपको बात कही है उसको पहले आप शब्द से लिखें प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हमें दे रखा है कि इनके वर्गों का योग इनके वर्गों का योग यानी जोड़ जो है वो क्या दे रखा आपको 290 दे रखा है। तो ये जो शब्द में बात कही है इसको हम बहुत आसानी से समीकरण में बदल सकते हैं। इनके वर्गों का योग मतलब किन के, यानी इसके और इसके वर्गों का योग। तो पहले तो ये दोनों धनात्मक पूर्णांक लें, एक x है आपके पास और दूसरा आपके पास x प्लस 2। तो इसका वर्ग और इसका वर्ग, इनके वर्गों का योग आपके पास कितना है 290 है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास समीकरण बन गया। अभी इसको हम सरल करते हैं तो x का वर्ग हो गया। और ये बच्चों यहाँ पर जब भी होल स्क्वायर होता है तो a प्लस बी की होल स्क्वायर की जो सरल समीकरण है वो लगाएं आप। तो पहले पद का वर्ग यानी x स्क्वायर, फिर दोनों के गुणा का दुगुना, तो दोनों गुणा 2x, इसका दुगुना हो गया 4x और प्लस में b का वर्ग यानी दूसरे पद का वर्ग तो होगा 4 और बराबर में 290। अब 290 को भी आप पक्षांतरण करके इधर लाएं तो देखो x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर और प्लस में आपके पास है 4x और प्लस में है 4 और माइनस में हो जाएंगे 290 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सरल करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस में आ गया आपके पास 200 और 90 में से 4 घटा देंगे, 290 में से 4 घटाएंगे तो ये आएगा आपका 286 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसमें देखो हम देखते हैं कि 2, 4 और 286 इसको हम सरल करके कॉमन ले सकते हैं। इसमें सरल करने के लिए तो 2 कॉमन लेते हैं तो आपके पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और ये हो जाएगा माइनस का 143 और ये जो 2 कॉमन वाला होता है 0 के नीचे जाके 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास समीकरण जो बन गई सरलतम वो x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस में 143 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखना है कि यदि आप इसको सरल नहीं करते हैं, जैसे ये 2 कॉमन नहीं लेते हैं तो आपके लिए सवाल थोड़ा जटिल हो जाता है। तो समीकरण हमेशा सरलतम अवस्था में रहनी चाहिए। तो इसमें अगर कॉमन आता है तो आप अत्यावश्यक रूप से कॉमन लेंगे
तो अब हम इसको यहाँ पर जो है वो सीरीज सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि माइनस है, इसका मतलब पहले और आखिरी पद का जो गुणनफल है वो 143 एक्स स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ माइनस है, ऐसी संख्याएं ले सकते हैं जिनका अंतर कितना हो 2 हो और गुणा कितना हो 143 हो। तो बच्चों ये संख्याएं आप ले सकते हैं आसानी से, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो बच्चों 13 में से 11 घटाएं तो 2 आता है, और यदि 11 और 13 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 143 आएगा। तो इस प्रकार से इसका ब्रैकेट खोल देते हैं और फिर इसके गुणनखंड करके उसको हल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस में हो गया आपके पास 13x और माइनस में हो गया 11x और माइनस में 143 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से इन पहले दो पदों में कॉमन आएगा x, तो यहाँ बचेगा x प्लस 13, और यहाँ पर आपके पास कॉमन आएगा 11, तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 13। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके पास दो गुणनखंड आ गए, x प्लस 13 और x माइनस 11। तो पहले हम लेते हैं इसके शून्य, तो इसके शून्य होंगे, शून्य के बराबर रखेंगे इसको। तो या तो x प्लस 13 इक्वल टू 0 या फिर x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x बराबर आ गया माइनस का 13 और यहाँ x बराबर आ गया 11। तो बच्चों हमें यहाँ पर ये कहा गया है कि केवल हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो इसमें जो माइनस का 13 आ रहा है इसको हम छोड़ देंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार x इक्वल टू माइनस 13 अस्वीकार्य है। ठीक है बेटा, तो हमारा जो आंसर आएगा इस प्रकार से, जो आपका पहला धनात्मक पूर्णांक हुआ, तो आप क्या किया करें, सिर्फ यहाँ माना की जगह लिख दिया करें अतः एक विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया आपके पास, x इक्वल टू 11। तो क्रमागत कौन सा हो गया, तो क्रमागत हो गया आपके पास x प्लस 2 यानी 11 प्लस 2, तो ये आ गया 13। अर्थात अभिष्ट संख्या क्या प्राप्त हुई आपको, अभिष्ट संख्या क्या प्राप्त हुई 11 और 13, अर्थात 11 और 13 के वर्गों का जो योग होगा वो आपके पास कितना होगा 290 होगा। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न बनता है। फिर इसमें हम देखते हैं चौथा प्रश्न। तो बच्चों चौथे प्रश्न में मैं आपको समीकरण बना करके देता हूँ, आप हल उसको स्वयं करेंगे। इस प्रकार से आप गुणनखंड विधि से या सिरदर्शारी विधि से जो भी आपको आसान लगती है उससे हल किया करें। तो हमें चौथे प्रश्न में क्या कहा है, चौथे प्रश्न में हमें ये कहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर जो है वो 45 है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों संख्याएं जो है वो अज्ञात है। तो हम क्या करेंगे, माना भी संख्याएं, माना वे संख्याएं माना भी संख्याएं आपके पास जो है x पे y है। ठीक है बच्चों,
तो पहले तो आपको ये कहा है कि प्रश्नानुसार, क्या कहा आपको, प्रश्नानुसार पहले तो आपको ये कहा है कि इन संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी इनके वर्गों का अंतर जो है वो क्या दिया आपको, 45 दिया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मान लीजिए x आपके पास बड़ा है y से, तो अंतर लेते हैं तो बड़ी संख्या को पहले रखते हैं। तो यहाँ पर इनके वर्गों का अंतर, यानी इनके मतलब x और y, इनके वर्गों का अंतर का मतलब हो गया घटाव या माइनस, कितना है, 45 है। तो यहाँ से ये हमारे पास हो गई पहली समीकरण। ठीक है बच्चों, अब हमें दूसरी बात ये कही है कि दो संख्याओं, क्या कह रहे हैं, छोटी संख्या का वर्ग। तो बच्चों हमारे पास छोटी संख्या कौन है, y है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो आपको ये कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, तो पहले हम भाषा में लिखते हैं इसको, फिर समीकरण बनाएंगे। यानी छोटी संख्या का वर्ग क्या है, बराबर है 4 गुना बड़ी संख्या। यानी छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। ठीक है बच्चों, तो इसमें छोटी संख्या का वर्ग यानी y का वर्ग बराबर हो गया 4 गुना x, यानी ये हो गया आपके पास 4x। तो ये बन गई आपकी दूसरी समीकरण। अब आप क्या करें, दूसरी समीकरण में जो y स्क्वायर का मान है 4x, वो आप पहली समीकरण में रख दें। तो समीकरण दो से y स्क्वायर के बराबर 4x समीकरण किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो इसको हम यानी y स्क्वायर की जगह 4x रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, समीकरण 1 में। तो ये आपके पास बनेगी x स्क्वायर माइनस 4x और बराबर में आपके पास क्या है 45। अब आप 45 को भी यहाँ ले आओ, तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू हो गया 0। तो ये बन गई आपकी द्विघात समीकरण। अब आप इसको जो है गुणनखंड विधि से बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, इसका मतलब ऐसी संख्याएं ले लो जिनका अंतर 4 है और गुणा करने पर 45x स्क्वायर आता है। तो 9 और 5 का जो अंतर होता है वो 4 होता है और 9 पंजे 45 होता है। तो ये मैं सोचता हूँ कि आप आसानी से कर सकते हैं। अब हमारे पास जो 5वां प्रश्न है, तो 5वें प्रश्न में आपको क्या कहा है कि 16 को ऐसे दो भागों में बांटना है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। ठीक है बच्चों, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो पहली बात तो ये है कि इसमें आपको 16 को 2 भागों में बांटना है 5वें प्रश्न में आपको। तो इसमें क्या है कि चूंकि 16 के 2 भाग करने हैं, तो माना 16 का एक भाग आपके पास क्या है, x है। तो एक भाग x है और दोनों का योग जो है वो कितना है, 16 है। तो दूसरा भाग क्या बनेगा, तो दूसरा भाग आपके पास बनेगा, क्योंकि दोनों का योग 16 है ना, तो वो बनेगा 16 माइनस x। अब हमें ये कहा है कि बड़े भाग के, जैसे यहाँ पर आपको कहा है ना कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, यानी बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से जो 164 अधिक है। तो यानी बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना। तो हम इनमें से किसी एक संख्या को बड़ा मान लेंगे और फिर बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से जो क्या है। तो मैं अगले इस पेज पे चलता हूं। यानी आपको ये कहा है
पहले तो हम ये करते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आपके पास जो x है वो बड़ा है 16 माइनस एक्स। मान लीजिए ये भाग जो इससे बड़ा है, तो आपको ये कहा है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, यानी बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, 2 गुना किसके बराबर है? छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम समीकरण के रूप में बदलते हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़े भाग के वर्ग का, तो बड़ा भाग हमारे पास ये है, तो इसके वर्ग का 2 गुना, यानी इसके वर्ग का कितना गुना? 2 गुना। वो क्या है? छोटे भाग यानी 16 माइनस एक्स के वर्ग का से जो है वो कितना है? 164 अधिक है। ठीक है बच्चों, ये पहले भाग में हमने देखा था कि छोटे भाग के वर्ग से। एक बार फिर आप देख लो यहाँ पर, जिससे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सवाल में यही कहा आपको कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से जो 164 अधिक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो अब आप इसको क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो सरल करेंगे तो ये थोड़ा यहाँ पर आपके पास है 2x², और यहाँ पर आप क्या करें, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको सरल करेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर के a², यानी पहले पद का वर्ग करेंगे तो 16 का वर्ग, फिर -2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद, और प्लस में दूसरे पद का वर्ग, प्लस में कितना है 164। तो यहाँ पर ये आ गया 2x² इक्वल टू, इसका वर्ग करेंगे 16 का तो आएगा 256, 16 को 16 से गुना करेंगे, और ये हो गया आपके पास 16 दूनी 32x, और प्लस में आपके पास है x², और प्लस में आपके पास है 164। तो अब बच्चों क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2x² है, यहाँ x² है, तो इन सब पदों को आप इधर लाएंगे। तो 2x² माइनस में क्या आ गया x², यहाँ से हम पक्षांतरण करेंगे ना बराबर के चिन्ह से, और माइनस का 32 है वो क्या हो जाएगा, प्लस का 32x हो जाएगा, और 256 और 164 कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 6 और 4 0, और 6 5 11 और 1 12, और 2 और 1 3 और 1 हासिल होगी 4। तो इस प्रकार से ये इसमें प्लस रहेगा, तो हम पक्षांतरण करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपकी समीकरण बन गई है x² प्लस में क्या आपके पास 32x, और माइनस में 420 बराबर 0। अब इसको आप चाहो तो गुणनखंड विधि से हल कर सकते हो, या द्विघात सूत्र विधि से हल कर सकते हो। तो इसको हम यदि गुणनखंड विधि से हल करें तो बहुत आसानी से कर सकते हैं कि 420 आना चाहिए गुणनफल। तो हम यदि 42 को 10 से गुना करते हैं तो 420 आएंगे, और अंतर भी उनका कितना आ जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये आपके पास आएगा x² प्लस में आपके पास देखो 42x, और माइनस में 10x, घटाएंगे तो 32x आएगा, और गुना भी इनका कितना आ रहा है 420। तो इस प्रकार से इन दोनों में अगर आप कॉमन लेंगे तो x प्लस 42, और माइनस में 10 कॉमन लेंगे तो x, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस में 42, क्योंकि आगे माइनस है ना, तो ये चिन्ह भी प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी गुणनखंड आ गई x प्लस 42, और यहाँ से आ गया x माइनस 10। तो इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो शून्य का आपके पास आएंगे x प्लस 42 को आप एक बार शून्य के बराबर रखें, और x माइनस 10 को भी शून्य के बराबर रखें। तो यहाँ से तो x बराबर आएगा माइनस का 42, और एक आपके पास x बराबर आएगा 10। तो चूंकि हमें पता है कि हमें सिर्फ धनात्मक पूर्णांक लेने हैं, तो ये जो है
हमारी शर्त के अनुसार, हमारे प्रश्न के अनुसार अस्वीकार्य हो गया, तो हमारा जो पहली संख्या वो हमें क्या प्राप्त होगी, अतः पहली संख्या क्या मिली आपको, पहली संख्या आपको प्राप्त हुई 10। ठीक है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा 16 माइनस 10 बराबर 6। तो इस प्रकार से जो अभिष्ट संख्याएं आपको मिल गई, जो 16 के 2 भाग हैं वो अभिष्ट संख्याएं आपकी हो गई, एक हो गई 10 और दूसरी होगी 6, जिनका योग 16 है। और शर्त के अनुसार यदि आप करेंगे तो बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, तो यानी 10 का वर्ग 100 होता है, 100 का गुना 200 होता है, और इसके वर्ग यानी छोटी संख्या का जो वर्ग है या 36 आएगा, और 36 में 164 जोड़ेंगे तो वो भी 200 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये हल निकलता है। इस प्रकार ये 2 जटिल समीकरणें थी, इसमें चौथे का हल आप ज्ञात करें और तीसरे और पांचवें का मैंने आपको हल कर दिया है। ठीक है बच्चों, इनको आप समझने की कोशिश करें और एक वीडियो को जो है बार बार देखा करें आप, और हर स्टेप को समझना सीखना सीखें आप, सीखें इनको, सीखेंगे तो आप इनको हल कर पाएंगे। गणित में ये होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो कहीं भी एक भी अगर हमें स्टेप नहीं आता है तो फिर उससे आगे नहीं चल पाती है। ये बीजगणित है, इसको बहुत ही गौर से समझना पड़ता है और हर स्टेप को समझेंगे। और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें या आप मुझसे संपर्क करें, जो व्हाट्सएप से जुड़े हैं बच्चे, तो मैं आपकी समस्या का हल करूँगा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगली क्लास में।